जय श्री राम। अभी हम सर्वनाम और उसके भेद पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और इनमें से 1 से 5 तक हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 to 10। ये 5 तक हो गया। 6 जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट को अनिश्चयवाचक कहते हैं। यहाँ पर अ के ऊपर ब्रैकेट लग गया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब हम हिंदी की बातें कर रहे थे, हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे, उस समय हमने बताया था कि जिस शब्द से किसी अनिश्चित चीज का बोध होता है उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। The word which denotes an uncertain thing is said to be an indefinite pronoun. अब indefinite क्या है, अनिश्चित क्या है? जैसे one, anyone, कोई भी, anybody, someone, कोई भी, somebody, everybody, सब लोग, some, कुछ, any, कुछ, something, anything, सब, many मतलब बहुत ही, much बहुत ज्यादा, little बहुत कम। मतलब जब हम कहेंगे कि ये आइटम बहुत ज्यादा है, ये आइटम बहुत कम है, ये थोड़ा सा दीजिए, ये ज्यादा दीजिए, ये अनिश्चय बता रहा है। निश्चय क्या होता? ये आइटम 5 kg है, ये आइटम 100 लीटर है, मुझे 5 रोटी चाहिए, मुझे 2 एप्पल चाहिए, तो ये सब क्या होगा? मुझे 2 कार्टन एप्पल चाहिए, मुझे 1 ट्रक एप्पल चाहिए। ये सब निश्चयवाचक हो गया। और जब मैं कहूंगा कुछ एप्पल लेके आ जाना भाई, तो या तो उनको पता है कि मेरे कुछ का मतलब क्या होता है, और नहीं तो जितना मन करेगा उतना लेकर के आएंगे। और जब मैं कहता हूं 2 kg एप्पल लेकर के आना, तो कंफर्म हो गया कि उनको 2 kg लाना है। अगर उससे कम लाते हैं तो ही हैज टू जस्टिफाई, दुकान पर अच्छा नहीं था, इतना ही था, बहुत महंगा था, कुछ ना कुछ जस्टिफाई करेंगे, नहीं तो 2 kg लेकर के आएंगे। और जब आप बोल दें कि कुछ लेकर के आना, तो हाफ kg भी लेके आ सकते हैं, 10 kg भी लेके आ सकते हैं। तो इसलिए ये जितने भी चीज शब्द हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। जितने लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जितने लोग जॉब करते हैं, उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि इनडेफिनिट शब्दों का प्रयोग न करें, बचें। कुछ साल पहले की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। कुछ समय क्या होता है भाई, बोलिए। देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कुछ बता रहे हैं इसका मतलब कि वो कुछ छुपा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो इसलिए जैसे आप कहेंगे कि कुछ लोग जा रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इनके पास लिटिल नॉलेज है, बाकी नॉलेज ये घर छोड़ करके आ गए हैं, बुक में ही छोड़ करके आ गए हैं। तो इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन से बचना है, डेफिनिट प्रोनाउन को यूज करना है। ठीक है, यहां पर दे रहे हैं somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सोचेंगे कौन आ गया, अनु तो सीधे बोलिए, राम इंतजार कर रहे हैं, श्याम इंतजार कर रहे हैं, डेफिनिट हो गया। इनडेफिनिट मतलब somebody हो गया। हम में से हर कोई जानता है कि वह कई घंटों तक पानी के नीचे रहने में सक्षम नहीं है। ये कई घंटों क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, ये मोस्ट ऑफ द क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, ये मोस्ट ऑफ द क्या होता है? एक अनुमान है कि लगभग 70%, 60%, 70% इन्होंने खर्चा कर दिया है। ये एग्जैक्ट नहीं है और इसलिए ये इनडेफिनिट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम, इसमें क्या करते हैं? इसमें गिनती के शब्द हैं, एक तो ईच है, एक आइदर है और एक नाइदर है। आइदर को साउथ में ईदर भी कहते हैं, नाइदर को साउथ में नीदर भी कहते हैं। तो अगर कोई आइदर को ईदर पढ़े और नाइदर को नीदर पढ़े, चाहे नीदर को नाइदर पढ़े, ईदर को आइदर पढ़े, तो आपको समझ लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में डिफरेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या कह रहे हैं कि ईच, ईदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। The pronoun which is used as distribution of a noun is called distribution pronoun. जिस pronoun का प्रयोग विभाजन के रूप में किया जाता है
उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द लीडर्स इज ए नेव, प्रत्येक लीडर जो है वो धूर्त होता है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज नेव, इन दोनों में से कोई लड़की एक नादान है, बाकी दूसरी डाउटफुल है कि वो नादान है कि नहीं है। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, एनीवन। नाइदर मीन्स कोई नहीं। ईच मतलब सब, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक। अगर 3-4 लोग हैं तो आइदर नाइदर नहीं यूज होगा, आइदर नाइदर सिर्फ 2 में ही यूज होता है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज नेव मतलब इनमें से कोई एक लड़की। अगर दोनों का अर्थ होता ना तो लिखते कि बोथ गर्ल्स आर नेव। यहाँ पर आइदर ऑफ द गर्ल्स इज नेव लिखा है, मीन्स इनमें से कोई एक नादान है, इनोसेंट है। तो इस तरीके से आपको जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो आपके दिमाग में ईच, आइदर, नाइदर शब्द आ जाने चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये क्या है? पारस्परिक सर्वनाम। ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। ये ईच और अदर, वन एंड अदर, ये 2 प्रोनाउन है। इनको जोड़ करके, 2 प्रोनाउन को जोड़ करके यहां पर बनाया गया ईच अदर, वन अदर। वन के बदले में वन, अदर के बदले में अनदर भी यूज किया जाता है। तो ये पारस्परिक सर्वनाम है, ये एक दूसरे के सटे हुए होते हैं। The pronoun which forms from 2 pronouns and denotes mutual relation is called reciprocal। वह प्रोनाउन जो 2 प्रोनाउन से मिलकर के बनाए और परस्पर संबंध बताता है वह रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे इंडिया एंड ब्राजील हेल्प ईच अदर, भारत और ब्राजील ये दोनों एक दूसरे को सहायता देते हैं। ईच अदर मीन्स एक दूसरे को सहायता देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, रेसिप्रोकल में आपको ईच अदर एंड वन अदर, वन अनदर, अदर के बदले में वन अनदर भी यूज होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये हिंदी में भी हम पढ़ चुके थे। हिंदी में था प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनामिक शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, आप कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये जितने कहां से, क्यों से, कौन है, क्या है, ये जितने शब्द हिंदी में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और एज इट इज इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। और इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन उसी तरीके से व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, व्हेन, हुज, हुम, ये सब जितने भी शब्द हैं अगर सेंटेंस के शुरू में, वाक्य के पहले, इंग्लिश में जब भी प्रश्न पूछेंगे तो वाक्य में अगर पहले ये शब्द आते हैं तो वो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर ये बीच में आते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं बनते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में हु आता है तो वो प्रश्नवाचक नहीं है। सेंटेंस के शुरू में अगर व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, देखिए व्हाट आर यू, हु आर यू, हाउ डू यू डू, व्हेन डू यू गेट अप, ये सब सेंटेंस के शुरू में ही है। ये सेंटेंस के शुरू में ही है, व्हाट, हाउ, हु, हाउ, व्हेन। तो जब सेंटेंस के शुरू में ऐसे शब्द आते हैं तो इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, संबंध बताया जाता है। संबंध बताने में क्या करते हैं, वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन्स और वर्ड्स से संबंध बताते हैं। The pronoun which adds to sentences and refers to some noun or pronoun going before is called relative pronoun। वह प्रोनाउन जो 2 वाक्यों को जोड़ता है, अपने से पहले संज्ञा या सर्वनाम के शब्द प्रकट करता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसमें क्या आते हैं, हु, होम, हु, विच, हुज, व्हाट, वेयर। आप तो कहेंगे कि ये सारे शब्दों को हमने अभी प्रश्नवाचक में पढ़ाया था, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में है। वही ये देखिए, ये जितने भी हैं, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस में ये शब्द जितने ये प्रश्नवाचक में आते हैं।
तो इसी को फिर से मैं रिलेटिव में कैसे बता रहा हूं साहब? मैंने ये बताया था कि जब ये शब्द सेंटेंस में सबसे पहले आए, सेंटेंस इन्हीं से शुरू हो, वाक्य अगर इन्हीं से शुरू होता है, हु आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग, जब सेंटेंस ही इनसे शुरू होता है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जब ये सेंटेंस के बीच में आकर के सेंटेंस का कनेक्टर का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, तब ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और यहां पर इनका अर्थ बदल जाता है। यहां देखिए ये हु लगा हुआ है, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, ये प्रश्नवाचक में है। यहां पर हु का मीनिंग बदल गया, दिस इज द थीफ हु हैज स्टोलन माय बैग, यही वो चोर है जिसने, हु मतलब यहां पर जो, वहां पर था कौन, यहां पर है जो, जो मीन जो, जिसने, तो ये यही वो चोर है जिसने मेरा बैग चुराया था, तो यहां पर जिसने हो गया। यहां पर देखिए दिस इज द डैम विच माय फादर बिल्ट, यहां पर जिसको हो गया। अगर ये सेंटेंस के शुरू में होता तो किसको होता, सेंटेंस के बीच में है तो ये जिसको हो गया। तो यहाँ पर इनके अर्थ भी बदल जाते हैं और इसीलिए इनके प्रोनाउन भी बदल जाते हैं और ये संबंध बताने लगते हैं इन वाक्यों के बीच में, इसलिए इनको संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टेबल रहा और ये आपके लिस्ट ऑफ प्रोनाउन रहे। इनको याद कर लेनी चाहिए और इनको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप ग्रामर पर अधिकार करना चाहते हैं, स्वामित्व करना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। बार बार उसकी पुनरावृत्ति, बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान हो जाता है। अरे रस्सी बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। हम तो व्यक्ति हैं, हम तो मानव हैं, हमारे दिमाग पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? इसलिए जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के का भरपूर प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।